नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों। मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? भगवान से यही दुआ करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था की नए सिरे से, नए तरीके से, अपडेट के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी भारतीय संविधान के भाग 3 मूल या मौलिक अधिकारों के बारे में। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे भारत का जो संविधान है उसका भाग 4 जो कि आप देखोगे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, जिनको हम DPSP भी कहते हैं संक्षेप में, शॉर्ट में। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसा देखा जाता है, ट्रेंड बन जाता है कि प्यारे विद्यार्थी उसका शॉर्ट नाम, और विद्यार्थी क्यों, जो आप देखो टीचर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो भी उसका शॉर्ट नाम ही लेते हैं DPSP, जिसकी फुल फॉर्म बन जाएगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कह सकते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक और बढ़िया टॉपिक है ये भारतीय संविधान का। कहने का मतलब आप देखोगे कि हम बात कर रहे थे भारत के संविधानों के भाग, जो कि हमने पहले टेस्ट के अंदर पहला और दूसरा भाग देखा था। उसके बाद में हमने बात की थी भाग 3, जो पीछे हमने टेस्ट भी देखा था, जो हमारी टेस्ट पॉलिटिकल सीरीज चल रही है उसके अंदर। उसी क्रम में जो अगला जो टेस्ट होगा वो भाग 4 का होगा, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको हम कहते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, भारतीय संविधान के अंदर, बैरक एक्ट के अंदर, मूल संविधान में इसका नाम लिखा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। जो मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय संविधान के अंदर कौन से टॉपिक अति महत्वपूर्ण है जिन्हें स्मार्ट स्टडी के तहत हमें पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा था प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति। इनको तो हमें जरूर तैयार करना चाहिए भारतीय राज्य व्यवस्था में। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? समझ में तो आ रहा है ना? बता दो मेरी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासें आपको कैसी लग रही है? अब तो एकदम इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपके भारत का संविधान। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, भारतीय संविधान के भाग 4 में ये भी ध्यान रखना, भाग 4 रोमन शब्दों में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 ये है या फिर ये है। गौर करो साथियों, क्योंकि कई बार देखा है ऐसा क्वेश्चन भी पेपर सेटर बना देता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है या वर्णन है, और उस समय दे देगा ऑप्शन A, B, C और D। ये ऑप्शन बना दिए। आपका पढ़ा हुआ जरूर है, होशियार जी सर ने बताया भी था कि भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन यहां पर तो गोल हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो कि 4 कौन सा होगा। ये होगा ये, क्योंकि इनमें तो आपको ज्यादा डाउट नहीं रहेगा। गौर करो साथियों, तो यहां पे देखो ये तो 5 है, ये 3 है, तो ये तो नहीं है। लेकिन इन दोनों में डाउट रहोगे, तब क्या करोगे कि माता जी, गुगो जी, बाबू जी, रामदेव जी, बालाजी, क्या करोगे? बता दो साथियों। तो उस समय गौर करना, इसका सही उत्तर ये होगा। ध्यान देना, जो कि 5 में से कम, ये तो है 4
और 5 में 1 ज्यादा, ये होगा 6। इसलिए बता रहा हूं रोमन शब्दों में भी 22 भाग याद होने चाहिए। 22 तक तो संख्या तैयार कर ही लो, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो कहने का लो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, क्योंकि 35 तक हमने मूल अधिकारों में क्लियर किया था। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर। तो वहीं आप आगे देखोगे अगले क्रम में, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, और याद रखना कुल अनुच्छेद होंगे 16। ये भी तैयार कर लेना, कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। पेपर में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम उसको करेंगे, ऐसा अपने आप से वादा करो। अगर जीवन में सफल होना है तो सर्वप्रथम तो अपने आप से वादा करो और अच्छी मेहनत करो, अच्छी लगन के साथ पढ़ाई करो, तभी आप सफल हो पाओगे, ठीक है ना। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में। तो कहने का मतलब भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में, कुल 16 अनुच्छेदों में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बताए गए हैं कि राज्य, यहां पर गौर करना साथियों, राज्य का अर्थ यहां पे भारत होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य का अर्थ देश या राष्ट्र से लगाया जाता है, न कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये तो भारत के प्रांत हैं, इकाइयां हैं। गौर करो साथियों, यहां राज्य का अर्थ देश से होगा, भारत से होगा। ध्यान दो इस बात पे, क्योंकि जैसे विद्वानों ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अंदर राज्य के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। छोटी सी बात बता देता हूं, यहां पे गौर करना, आपके काम की भी है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी है, 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। इस बात को नोट कर लेना, जो कि सबसे पहला तो होता है निश्चित भूभाग। उसके पास निश्चित भूभाग, जमीन होनी चाहिए, उसकी भूमि होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा हम कह सकते हैं भूमि पे निवास करने वाली जनसंख्या क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। और उसके अंदर शासन करने के लिए, शासन चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए। और उसके बाद में उसके पास संप्रभुता शक्ति होनी चाहिए, प्रभुता शक्ति, ध्यान देना, संप्रभुता होनी चाहिए। ये 4 जो तत्व होंगे वही कहलाएगा राज्य। नोट कर लो, अति महत्वपूर्ण है। वैसे तो मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति, इन प्राचीन विद्वानों ने, मनुष्यों ने कह दो एक प्रकार से, प्राचीन विद्वानों ने तो राज्य के 7 अंग बताए हैं। कितने? 7 बताए हैं। सप्तांग कि राज्य तो शरीर की भांति बना है, 7 अंग होंगे। याद है क्या कौन कौन से बताए हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि राजा, स्वामी, सबसे पहले तो केंद्रीय धुरी तो वही होता है, उसके आदमी उसको सहयोग करने के लिए आमात्य मंत्री। नंबर 2, नंबर 3 जनपद, जनयुक्त भूमि होनी चाहिए जिसमें जनता निवास करे। नंबर 4 कोष, खजाना होना चाहिए भरा पूरा। नंबर 5 आप कहते हो पुर, परकोटा, राजधानी, उसकी राजधानी होनी चाहिए। दुर्ग कह दो, परकोटा कह दो, किला कह दो।
नंबर 6 सेना, दंड, उसके पास अच्छी सेना होनी चाहिए। और नंबर 7 मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत में दिया है मनु, कौटिल्य, शुक्र, बृहस्पति विद्वानों ने, ठीक है ना। लेकिन आधुनिक विद्वान मानते हैं कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, ये चारों जिसके पास होंगे वही कहलाएगा राज्य। ध्यान देना साथियों, वही कहलाता है राज्य, स्टेट। ये 4 आवश्यक तत्व बताए हैं, नोट कर लो, समझ में तो आ रहा है ना, पल्ले पड़े ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले आगे, तो देखो निश्चित भूभाग है भारत के पास। आप देख सकते हो कि यहां पर हम भारत के अंदर भी देख सकते हैं, जो कि आप देखोगे एक बार ऐसे ही बनाया मैंने, मान लो एक प्रकार से उसी प्रकार राजस्थान का, उसी प्रकार राजस्थान का आप कहोगे, मानने के तौर पे, मजाक मत मानना, क्योंकि मैप बनाना वैसे हार्ड होता है, वैसे मैं बना सकता हूं, लेकिन यहां पे आपको केवल समझाने के बतौर बताया जा रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, इसको मिटा देते हैं और बढ़िया बना देते हैं अपने राजस्थान को, अपने राजस्थान को और बढ़िया बना देते हैं। अब तो ठीक है, कहने को तो कई ऐसे ही बनाते हैं, आपने देखा होगा, इस तरीके से बना दो, चाहे पतंगाकार तो माना ही है अपने राजस्थान को, ठीक है ना। तो कहने का लो निश्चित भूभाग पहला है इसके पास भी और इसके पास भी। गौर करो, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है, क्षेत्रफल इसका, जबकि इसका भी है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में। वहीं आप देखोगे नंबर 2 जनसंख्या, हां जी, भारत में भी निवास करती है जनसंख्या और राजस्थान में भी निवास करती है। गौर करो साथियों, जो कि इसकी तो 2011 के अनुसार, हालांकि आगे 21 में नई जनगणना आएगी वो अलग बात है, जो कि 11 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की। वहीं आप देखोगे जो कि यहां पर 685 करोड़ यहां पे। वहीं आप देखोगे नंबर 3 सरकार, जो कि यहां पर भी है नरेंद्र मोदी की सरकार और यहां पर भी है अशोक गहलोत की सरकार। हाँ, विपरीत है वो अलग बात है, यहां भाजपा की है, यहां कांग्रेस की है, ठीक है। और उसके बाद में देखो सबसे महत्वपूर्ण तत्व, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो याद रखना संप्रभुता है। राज्य का सबसे अति महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व किसे माना है, तो गौर करना, किसको माना है, संप्रभुता को माना है, जो कि इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, क्योंकि ये तो देखो यहां पर इसका भाग और हिस्सा है। गौर करो, इसलिए राजस्थान तो प्रांत है, इकाई है भारत की, क्योंकि भारत के अंदर 28 प्रांत और इकाइयां और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गौर करो साथियों, इसलिए ये होगा राज्य, क्योंकि इसके पास चारों आवश्यक तत्व है, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास संप्रभुता शक्ति नहीं है, सर्वोच्च शक्ति नहीं है, ये अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, भारत के अधीन मानो, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। ये खुद केंद्र से आर्थिक सहायता अनुदान लेता है। आगीना वास्तव में तो राजनीति विज्ञान में राज्य किसके लिए आएगा, देश के लिए आएगा, राष्ट्र के लिए आएगा। गौर करना, 2012 में आरएस के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा था प्री के अंदर कि निम्न में से राज्य है, ए उत्तर प्रदेश, बी अमेरिका, सी तिब्बत और डी में दे दिया संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कईयों ने सोचा उत्तर प्रदेश, ना जी ना, गौर करना, यहां पे उत्तर बनेगा अमेरिका। आपने देखा होगा आजादी से पहले भारत अंग्रेजों का, इंग्लैंड का उपनिवेश था। आजादी के बाद
क्यों? उससे पहले ये तीनों चीजें तो हो सकती है भारत के पास, लेकिन ये नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि वो तो इंग्लैंड अंग्रेजों के पास थी। जबकि आजाद होते ही भारत को संप्रभुता मिल गई, स्वतंत्र हो गया, हर क्षेत्र में, आंतरिक क्षेत्र में और बाहरी क्षेत्र में संप्रभु बन गया। भारत स्वतंत्र विदेश नीति का प्रयोग करने लगा था, तब बना था भारत राज्य। आ गई ना बात आज ये समझ में कि यहां राज्य का मतलब भारत है। ध्यान देना साथियों, जबकि राजस्थान राज्य नहीं, प्रांत या इकाई है। हां, हम बोलचाल में राज्य कह देते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। आगे बात में, राज्य के 4 आवश्यक तत्व है। निश्चित भूभाग, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 संप्रभुता, और सबसे महत्वपूर्ण है वो संप्रभुता ही है राज्य का आवश्यक तत्व। हालांकि सरकार राज्य की आत्मा कहलाती है, जो कि उसका कार्यवाहक यंत्र है, क्योंकि राज्य स्वयं कोई काम नहीं करता। काम कौन करती है? सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली एजेंसी या संगठन का नाम सरकार होता है। सामान्यतः 3 अंग माने हैं सरकार के। व्यवस्थापिका, जो कानून बनाती है, कार्यपालिका, जो कानून को लागू करती है, न्यायपालिका, जो न्याय करती है, कानूनों की रक्षा करती है, व्याख्या करती है, जांच करती है। तो इसलिए सरकार है वो राज्य की आत्मा मानी जाती है, ठीक है। आगे बात समझ तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। मैप के लिए मत हंसना प्यारे विद्यार्थियों, बस हमारे समझ में आना चाहिए, हमारे क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और वो आपको, जहां तक मेरे को विश्वास है, आपके एकदम अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अब देखो कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या है। गौर करना कि राज्य जब भी कोई नीति, नियम, कानून बनाएगा तो इन तत्वों के निर्देशन में बनाएगा। आई क्या बात समझ में? राज्य जब भी कोई नीति, नियम, कानून बनाएगा तो इन तत्वों के निर्देशन में बनाएगा। लेकिन बनाए तो बनाए, ना बनाए। हमारे संविधान निर्माताओं को यह ज्ञात था कि स्वतंत्र भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, कई बड़ी चुनौतियां हैं कि सभी का समान विकास करना, पूरे तबके का कल्याण करना, सभी को सम्मान, ये मानो एक प्रकार से समानता देना, ये बहुत बड़ी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ नीतिगत निर्देश दे दिए राज्य को, सरकारों को, राज्य को या सरकार को निर्देश दे दिए कि आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, जिससे जनता का कल्याण होगा। क्योंकि ये लोक कल्याणकारी धारणा पर ही तो आधारित है। उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा के आधार हैं ये, गौर कर लेना साथियों। उसके बाद में देखा कि स्वतंत्र भारत की जो सरकार, भावी जो सरकार है, उसके लिए प्रतिबंध लगाना भी उचित नहीं है। इसलिए इनको ये मानो बाध्यकारी भी नहीं किया गया था, बाध्यकारी भी नहीं किया गया कि भावी सरकार इनका पालन करे। ना जी ना, सरकार भी तो बेचारी नई बनी थी, उसके सामने भी तो कई चुनौतियां थी। तब संविधान में कह दिया कि ये बाध्यकारी नहीं है, सरकार व राज्य के लिए, सरकार व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। आ रही ना बात समझ में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। इतने दिनों से हम पढ़ रहे थे लेकिन हमारे क्लियर नहीं था, लेकिन आज तो एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा। क्या है ये? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ साथियों ध्यान देना, इसका स्रोत इन्हें आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया। स्रोत कह सकते हो आप, इसका स्रोत क्या है? ध्यान देना,
आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था। इनको ध्यान देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किए, कहां से चुराए गए, कहां से लिए गए, इसका स्रोत क्या है? तो ध्यान देना, आयरलैंड का। ये कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आपने 7वीं 8वीं कक्षा से ही पढ़ना शुरू कर दिया था इसको। जबकि मूल अधिकार मूल कर्तव्यों में, संघीय प्रणाली संघात्मक प्रणाली में आप कंफ्यूज होते हो, इसमें कभी नहीं होते। ये मैं दावा करता हूं, चाहे रात को आपको पूछ लिया जाए तो भी आपको बता दोगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से लिए थे। वैसे तो कहा जाता है कि 1935 भारत शासन अधिनियम के अंदर इनका नाम था निदेशों का उपकरण। वहां से भी हम कह सकते हैं निदेशों का उपकरण, निर्देशों का उपकरण नाम था। 35 के अंदर इनका निदेशों का उपकरण नाम से थे, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे आयरलैंड से ग्रहण किया था, ऐसा माना जाता है। जो कि कहा जाता है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, हमारे संविधान निर्माता हमारा संविधान बना रहे थे, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कहा जाता है कि उस समय तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर बन रहा था। उसी समय की बात है, ध्यान देना, तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। मूल संविधान के समय ही जब बना था, उस समय ही। ये बात भी नोट करना, कहीं मूल कर्तव्यों की तरह आप सोचोगे बाद में कभी जोड़े गए होंगे, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन याद रखना, राज्य की नीति के निदेशक तत्व मूल संविधान जब बन रहा था, हमारा संविधान जब बना था, उस समय ही तेज बहादुर सप्रू समिति की अनुशंसा पर इन्हें जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो गौर करना इस बात पर, ठीक है ना? समझ में तो आ रहा है ना? आज वाला टॉपिक है ना इंटरेस्टिंग, मजेदार, गजब, राज्य की नीति के निदेशक तत्व है। हाँ साथियों, उसके बाद में गौर करना, जो कि ये राज्य व सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ध्यान देना, राज्य इनका पालन करे तो करे, अन्यथा ना करे, क्योंकि इन्हें कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है। ध्यान देना, कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है। आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। हालांकि उस समय इन्हें लागू क्यों नहीं किया गया? क्योंकि साथियों, उस समय भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी, भावी सरकार इनका पालन करने में समर्थ नहीं थी। राज्य उस समय इनको लागू नहीं कर सकता था। इसलिए कहा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, राज्य और सरकार इसको लागू करते जाएंगे, एक एक निर्देशों का पालन करती जाएगी। आई ना बात समझ में? तो उस समय नहीं, इसलिए ये आप देखोगे ऐच्छिक और आदर्श विधियां हैं जो समय के अनुसार लागू हुई थी। मूल संविधान के समय इन्हें लागू नहीं किया गया था। नोट करना, जबकि ये न्याय और वाद योग्य नहीं है। ध्यान देना, न इनके ऊपर कोई न्याय होगा, आप न्यायालय में नहीं जा सकते, न्यायालय के दरवाजे नहीं खटखटा सकते, कोई वाद विवाद नहीं होगा। राज्य चाहेगा तो इसका पालन करेगा, अन्यथा नहीं, चाहे तो करे, मेरी मर्जी। राज्य पे छोड़ दिया, सरकार पे छोड़ दिया कि वो इसका पालन कैसे। हाँ, इतना जरूर है
कि नैतिक अनुशक्ति जरूर है, कि जनता को ध्यान में रख करके जनशक्ति है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होगी जो जनता के कल्याण के लिए होगी। अगर नहीं बनाती है सरकार तो उसका हर्जाना आगामी चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। समझ गए क्या? आज मान लो केंद्र सरकार हमारे अकॉर्डिंग नीतियां ना बनाए जन कल्याण के लिए, तो आपको बताए हम न्यायालय में तो नहीं जा सकते, लेकिन 5 वर्ष पूरे होंगे तब ये मानो सरकार हमारे द्वारे पे आएगी, हमारे द्वार पर आएगी। उस समय हम जवाब देंगे क्यों आपने नीतियां कैसी बनाई थी ये बताओ, तब उसको हटाने का काम हो जाएगा। तो नैतिक अनुशक्ति जन शक्ति जरूर है इसके पीछे, ये जरूर नोट कर लेना। उसके बाद में ध्यान देना, जबकि इनकी प्रकृति सकारात्मक है, ये बात भी नोट करना साथियों, जो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा कि मूल अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक नकारात्मक थी, जबकि इनकी प्रकृति है वो सकारात्मक। आगे हम चर्चा भी करेंगे दोनों में अंतर क्या है, दोनों की तुलना करते हुए हम बात करेंगे। साथियों ध्यान देना, तो कहने के लिए इनकी प्रकृति सकारात्मक है, बढ़िया बढ़िया निर्देश है। मूल अधिकारों के अंदर तो राज्य व सरकार पे कुछ प्रतिबंध लगा दी गई, प्रतिबंधित कर दिया गया कि आपको ऐसा नहीं करना है। आई बात समझ में? मूल अधिकारों के अंदर तो सरकार को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि यहां पर सरकार को कुछ निर्देश दिया गया है कि आप ये काम करो जनता के कल्याण के लिए। कहने का मतलब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को अच्छे अच्छे आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग कानून बनाओ, ऐसी व्यवस्था करो। उसे ही तो कहा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। आ गई ना बात समझ में? गौर करो तो प्यारे विद्यार्थियों, इसे जरूर ध्यान रखना। और इनका संबंध है वो राज्य से है। ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का संबंध केवल 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 राज्यों से है। ध्यान देना, किससे? राज्य से, ओनली फॉर, क्योंकि राज्य के निर्देश हैं ये। ध्यान दो इस बात पे, जबकि मूल अधिकार हमारे नागरिक और व्यक्तियों से संबंधित है। तो इसलिए ध्यान देना साथियों, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व बताए गए हैं, जहां पर हम अगली क्लास के अंदर अगले वीडियो में बात करेंगे एक एक अनुच्छेद के ऊपर। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जहां पे 36 में तो परिभाषा दी गई है, वही जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में है वही परिभाषा है। वहीं आप देखोगे कि 37 में कहा है कि ये न्याय और वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते, ये बात कही है इनके अंदर 37 में। और याद रखना 38 से लेकर के 51 तक, गौर से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, 38 से 51 तक कुल होंगे 14। ये 14 निदेशक तत्व तो मूल संविधान में थे, गिनाए गए थे। उसके बाद में इसमें कई बार संशोधन भी हुआ है, परिवर्तन भी हुआ है, चाहे वो 42वें के द्वारा, 44वें के द्वारा, आप कहोगे 86वें के द्वारा, 97वें के द्वारा। तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में कहते कि 3 और, वैसे तो बहुत से जुड़े लेकिन उनका उनसे कोई न कोई संबंध था, तो उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं, लेकिन 3 नए माने जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या 17। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने राज्य के नीति निदेशक तत्व है? तो याद रखना 17 है, जो बड़ी बुकें बताती है। राजनीति विज्ञान की जो बड़ी टेक्स्ट बुक है ना, उसके अंदर ये बात देखिए, जबकि गाइडों में नहीं बताई जाती है। तो इस बात को नोट कर लेना। पहले 14 जो 38 से होंगे, क्योंकि 36 में तो परिभाषा है। 37 में कहा कि ये न्याय और वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर राज्य या सरकार इसका पालन नहीं करती है तो
और उसके बाद में 38 से 51 तक है, जो कि उदारवादी, सामाजिक और गांधीवादी विचारधारा के आधारभूत है। ये निर्देशक तत्व है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात भी है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भी है इसके अंदर। वैसे तो कहा जाता है कि इसका संबंध, याद रखना साथियों, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र से है, लोकतंत्र से है। तभी तो भीमराव अंबेडकर ने इन्हें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता का है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम नोट्स के अंदर देखेंगे विद्वानों ने इसके ऊपर क्या टिप्पणी की है, क्या परिभाषा, उनके कथन। कोई कहता है कि ये उद्देश्यों का घोषणा पत्र है, उद्देश्य व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। कोई इसे अस्थायी कूड़ा घर कहेगा, कोई इसे ये मानो दिवालिया बैंक का चेक कहेगा, कोई इसे नव वर्ष के प्रथम दिन की शुभकामनाओं का प्रस्ताव कहेगा। ऐसी बातें आगे हम अभी नोट्स के माध्यम से देखेंगे, जिन्हें आप अच्छी तरीके से नोट भी कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बाद में जुड़े है ना, उन्हें तो जरूर तैयार कर लेना, उसमें से क्वेश्चन आता है। और प्यारे विद्यार्थियों, देखा जाता है प्रत्येक बार पेपर सेटर इसमें से नया क्वेश्चन बनाता है, नए तरीके से बनाता है। तो इसलिए अब हमें तैयार रहना है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि आपने देखी। अब हम नोट्स के माध्यम से समझेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। और अगली क्लास के अंदर हम अनुच्छेद देखेंगे 36 से 51 तक, और बाद में जुड़े हुए तत्व हैं वो भी देखेंगे, एक एक को शब्द से, क्रम से। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ। तो आज हमने किसकी बात की? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4, जो कि ऑस्टिन ने इसे राज्य की आत्मा कहा है। ऑस्टिन ने संविधान की नहीं, राज्य की आत्मा का है। ये बात भी नोट कर लेना। तो आपने देखा कि संविधान में कुल कितने? 14, उसके बाद में नए 3। वैसे तो बहुत से जुड़े हैं, बहुत से जुड़े हैं, लेकिन 3 की संख्या मान करके कुल 17 मानते हैं वर्तमान में राज्य के नीति तत्व कितने हैं? 17 है। तो आई बात समझ में? तो देखो, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। देखो, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया, स्रोत इसका कौन है? आयरलैंड। वैसे तो कहा जाता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में इनका नाम निर्देशों का उपकरण रखा था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, हमने राज्य के नीति तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। ये ध्यान देना। बड़ी बुकें तो यहां तक कहती है कि या तो आयरलैंड में है राज्य के नीति तत्व, या फिर अपने देश भारत में है, और विश्व के किसी भी देश में यह व्यवस्था नहीं मिलेगी। तभी तो भीमराव अंबेडकर ने इसे अनोखी विशेषता कहा है। भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता कह करके पुकारा था। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है ना। जबकि कुछ गाइडें कहते हैं कि जर्मनी में है, इटली में। ना जी ना, ये केवल आयरलैंड और उसके बाद में अपने देश भारत में है। जबकि कहा जाता है कि आयरलैंड का जो संविधान है ना, वो तो कब बना था? 1937 में बना था। तभी तो कहते हैं कि 35 में निर्देशों का उपकरण नाम था इसका। जबकि आयरलैंड का संविधान कब लागू होगा? 1937 में। और वहीं से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए थे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में तो आ रहा है ना? कैसी लग रही है आज वाली क्लास? है ना बढ़िया, रोचक और महत्वपूर्ण? इसे जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। आगे बात सुनिए, आगे देखो। इन्हें तेज बहादुर सप्रू समिति के द्वारा मूल संविधान में ही जोड़ा गया था। उस समय जब संविधान बना रहे थे हमारे संविधान निर्माता। उसके बाद में राज्य व सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है ये।
राज्य इसका पालन करे तो करे, ना करे मेरी मर्जी, जो चाहूं करूं मेरी मर्जी। लेकिन इतनी मर्जी भी नहीं है, क्योंकि नैतिक और जनशक्ति है पीछे, क्योंकि नैतिकता के आधार पे इनको करना पड़ेगा। उसके बाद में कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है, न्यायालय में नहीं जाओगे, न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय इनको लागू नहीं करवाएगा, क्योंकि न्यायालय को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया था संविधान के द्वारा। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत के सामने कौन कौन सी परेशानियां, चुनौतियां होगी और उनका सामना कैसे किया जाएगा भावी सरकार के द्वारा। तब कहते हैं कि इसे न्यायालय के द्वारा लागू करने की व्यवस्था नहीं की गई थी। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ जी, उसके बाद में ये न्याय और वाद योग्य नहीं है, ध्यान देना, इस पे न तो न्याय होगा न कोई वाद विवाद होगा। ये बात दी है अनुच्छेद 37 में, नोट कर लेना। अनुच्छेद तो चलो हम अगली क्लास में एक एक पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों क्रम से। उसके बाद में इनकी प्रकृति सकारात्मक है, गौर करना, जो कि कहा है बढ़िया बढ़िया निर्देश दिए कि आप ऐसा करो, जो नागरिकों को मूल अधिकार मिले उसके अलावा अन्य अधिकारों की व्यवस्था भी करो। मूल अधिकार तो है ही, इसके अलावा जो अन्य अधिकार ना, वही हमारे राज्य के नीति निदेशक होंगे। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, उसके बाद समान नागरिक संहिता बनाई जाए। तो इसके अंदर तो आप देखोगे हर बात का उल्लेख है, जिनमें से कुछ को तो लागू कर दिया और कुछ को अभी तक सरकार लागू नहीं कर पाई है। यहां तक कि हमारे वन्य जीव जंतुओं का अधिकार भी दे दिए, रक्षा का। देखो, इसीलिए तो हमारा संविधान खूबसूरत है और कितना बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर हर बात को लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, और उसके बाद में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित है, क्योंकि इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है अनुच्छेद 38 में। ठीक है ना, तो इसलिए हम अनुच्छेदों को आगे देखेंगे। और एक अति महत्वपूर्ण बात मैंने बताई थी कि राज्य के आवश्यक तत्व कितने, 4 माने गए हैं, जो कि मनु कौटिल्य उन्होंने सप्तांग सिद्धांत 7 अंग बताए हैं। आई बात सुने, तो इसे नोट कर लेना, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों, आपको कैसी लग रही है क्लास? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? आज एकदम क्लियर हो गया होगा कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व क्या, संविधान में यही लैंग्वेज है। भाग 4 अति महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है थ्योरिकल, तो उस समय ध्यान देना साथियों। जबकि राज्य के 4 आवश्यक तत्व है, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है राज्य का। राज्य के अंग कह दो या तत्व कह दो, एक ही बात है। तो मैंने भारत के मैप के आधार पे और राजस्थान के मैप के आधार पे समझाने की पूरी कोशिश की है, और मेरे को विश्वास है कि आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मैप के आधार पे हंसना मत, मेरा उद्देश्य एक ही है, आपको समझाना, आपकी सफलता। इसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? तो समझ में तो आ ही गया होगा आपके ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम नोट्स के माध्यम से, जो कि आप अच्छी तरीके से समझ सको प्यारे विद्यार्थियों। यह है आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स, जो कि हम देखेंगे राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जो हमने बोर्ड के माध्यम से भी समझा, अब नोट्स के माध्यम से भी देख लेते हैं, और आप इन्हें नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? कितना बढ़िया, महत्वपूर्ण और गजब रोचक टॉपिक है, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। चलो तो देखो, राज्य की नीति के निदेशक तत्व है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं DPSP। सुना ना कभी नाम? कई बार आप सोचते हो कि ये DPSP क्या होते हैं, जो बड़े शहरों के अंदर कोचिंगों में बताते हैं ना कि कौन सा टॉपिक चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो प्यारे विद्यार्थी कहते हैं कि DPSP चला रखा है। आप सोचोगे ये क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो इसका अर्थ देखो किस तरीके से हम देखते हैं, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता देता हूं
कि संविधान निर्माताओं को ज्ञात था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उनके अनुसार इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी थे, लेकिन वहीं संविधान इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए इसे बाध्यकारी भी नहीं बनाया गया था। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं, इन्हें नोट कर लेना। नीति निर्देशक तत्व क्या है, इस बात को अच्छी प्रकार से सुनना कि नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें आती है। नंबर 1, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। नंबर 2, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। नंबर 3, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होता है कि उन्होंने ऐसी कल्पना की थी कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सके। इसलिए बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को तैयार कर लेना अच्छी प्रकार से। देखो, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में राज्य नीति के निर्देशक तत्व या सिद्धांत भी कहते हैं इसको, का उल्लेख किया गया है, प्रावधान किया गया है, वर्णन किया गया है, व्यवस्था की गई है। 1935 के अधिनियम में ये निर्देशों के उपकरण थे, निर्देशों के उपकरण के नाम से थे। इन्हें मूल संविधान के समय ही तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। जब संविधान बन रहा था तब की ही बात है, तो इसे नोट कर लेना। तेज बहादुर सप्रू समिति अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, इसे जरूर नोट करना। उसके बाद में देखो आगे, ये तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। इनका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। इस बात को भी नोट करना, बहुत बार पूछी हुई है ये बात, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, सदाबहार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, पल्ले पड़े न प्यारे विद्यार्थियों, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो ना। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात कहना चाहूंगा कि सफलता के 3 नियम, 3 सूत्र होते हैं, उन नियमों पे चलो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। नंबर 1, खुद से वादा करो। नंबर 2, मजबूत इरादा हो। नंबर 3, मेहनत ज्यादा हो, वही सफल होगा। सफलता के 3 नियम, खुद से वादा, मजबूत इरादा, मेहनत ज्यादा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। इनकी प्रकृति सकारात्मक है, नोट कर लो, जबकि मूल अधिकारों की नकारात्मक निषेधात्मक थी। जबकि इनकी प्रकृति स्वरूप है वो सकारात्मक है। ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को दिए गए अच्छे निर्देश हैं, जिनका पालन राज्य नीति बनाते समय करे तो करे, अन्यथा ना करे। मेरी मर्जी, जो चाहूं करूं, मेरी मर्जी। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से इन्हें तैयार कर सकते हो। रोचकता के साथ पढ़ा करो, जिसमें हमारी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उस तरीके से, क्योंकि वह कभी भी हम भविष्य में भूलेंगे नहीं। इसे ध्यान में रखना, क्योंकि ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये इन्हें कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नहीं है, नहीं है, नोट कर लेना। ये न्याय और वाद योग्य भी नहीं है, अवाद योग्य है। ये कहने के लिए इनके ऊपर न तो कोई न्याय होगा, न कोई वाद विवाद होगा।
क्लियर है ना। उसके बाद में ये आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं, स्थापित रहते हैं, ध्यान देना, जबकि मूल अधिकार तो निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। आपातकाल राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में। उसके बाद में ये आदर्श और ऐच्छिक विधियां हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है इनके ऊपर, नोट कर लो, है ना। अति महत्वपूर्ण बातें। इनका संबंध सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र से है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के संस्थापक हैं, गौर करो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका संबंध आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र से है, क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि आपने प्रस्तावना में भी देखा था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, वही बात राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है, अनुच्छेद 38 में, जो अभी हाल ही में आपने देखा राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। नोट करो, अति महत्वपूर्ण है ना प्यारे विद्यार्थियों। आज वाला वीडियो बहुत बढ़िया लग रहा होगा, रोचक और महत्वपूर्ण, नोट करो इसे। उसके बाद में ये केवल राज्य से संबंधित है, राज्य के आदेश हैं, न कि नागरिकों के नहीं है, गौर कर लो इस बात पे। और उसके बाद में ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायालयों में आप जा ही नहीं सकते, गौर कर लो। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर ये मांग नहीं कर सकते कि उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इस निदेशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निदेशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकार पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निदेशक सूची रखी गई है, निर्देशों की उसी सूची को राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। आ गई ना बात समझ में कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किसे कहते हैं। इनका आधार समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत हैं। यह इसके आधार, नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों। आगे देखो, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, इनका लक्ष्य या उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, या ये कह सकते हो इनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा और कल्याण की प्राप्ति है। अर्थात इन आदर्शों को प्राप्त करना ही इनका उद्देश्य और लक्ष्य है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आई ना बात समझ में। उसके बाद में देखो आगे, इनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। जैसे कि प्रमुख कथन आप देख सकते हो, ये महत्वपूर्ण है, इसमें से कई बार कंपटीशन में, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पल्ले पड़े हैं न आज तो प्यारे विद्यार्थियों। बता दो, एक बार लाइक कर दो वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की एक अनोखी विशेषता बताते हुए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। नोट कर लो, अति महत्वपूर्ण है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जय भीम, जय भारत। भारतीय संविधान निर्माण में सबसे बड़ा योगदान था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। हाँ जी साथियों, आगे देखो, केसी विहर ने इनको उद्देश्यों या लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है कि ये तो हमारे उद्देश्य, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। टीटी कृष्णमाचारी
जो कहते हैं कि भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है। कईयों ने इसकी आलोचना भी की है, तो कईयों ने इसकी विशेषता भी बताई है। नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आगे, आइवन जेनिंग ने पुण्य आकांक्षा और कर्मकांडी आकांक्षा कहा है इनको। वहीं BN राव ने नैतिक अनुदेश कहा है इनको। वहीं KM पणिकर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा है इनको। वहीं ग्रेनविल ओस्टिन ने इनको राज्य की आत्मा कहा है। इसे नोट कर लेना, राज्य की आत्मा, न कि संविधान की। संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना है, जबकि याद रखना अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकारों को कहा है। उसके बाद देखो आगे, आलोचना करते हुए KT शाह कहते हैं कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। राज्य करे तो करे, ना करे मेरी मर्जी, जो चाहूं मैं करूं मेरी मर्जी। तो KT शाह जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए ये बात कही थी। उसके बाद में प्रोफेसर नासिरुद्दीन क्या कहते हैं, इन्हें नव वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए शुभकामनाओं का प्रस्ताव कहा है। जो हैप्पी न्यू ईयर नव वर्ष आता है, उसके प्रथम दिन जो शुभकामनाएं मिलती है ना हमको, कि आप नौकरी लगो, आपको सदा खुश रहो, हंसते रहो, या आपको ये जो आपकी मनोकामना वो पूरी हो, ऐसी हमें शुभकामनाएं मिलती है कि इस साल आपका बहुत बढ़िया हो। ऐसा देखा होगा, याद करो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि नई साल के दिन जब हम छोटे थे तब कहते थे ना कि अगर आज नहीं नहाओगे तो पूरी साल नहीं नहाओगे। कहे निकलो, पहले दिन जो काम होगा वही पूरे वर्ष होगा। ना जी ना, वो तो हंसी मजाक के लिए कहा जाता था। इसीलिए नासिरुद्दीन ने राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांतों को कहा कि इन्हें नव वर्ष के प्रथम दिन हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी जो आगामी आ भी रही है प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि इस बार इतनी रोचकता और महत्वपूर्ण तो नहीं होगी क्योंकि पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। हम तो यही दुआ करते हैं भगवान से कि जल्दी से जल्दी ये वैश्विक महामारी चली जाए और हमारा देश और विश्व सामान्य स्थिति में आ जाए। सभी इसी इंतजार में बैठे हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये मानो कि भारत बैठ करके रिचार्ज हो रहा है। देखना एक साथ एक महाशक्ति बन करके उभरेगा। उसी प्रकार आप अपनी मेहनत को भी कंटिन्यू जारी रखो। जब भी पहला कंपटीशन आए उस रणभूमि के अंदर अपना कौशल दिखाना और सफल हो जाना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो आगे, जो कि श्री NR राघवाचारी इन्हें कहते हैं कि ललित पदावली में व्यक्त उच्च ध्वनित भावनाओं की ऐसी पंक्तियां कहते हैं जिनका वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। वैधानिक दृष्टि से तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन उच्च ध्वनित भावनाओं की ऐसी पंक्तियां हैं, हालांकि उनके ऊपर कोई कानूनी वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण कथन कह दो या परिभाषा कह दो या आलोचना कह दो, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। नोट करना इनको प्यारे विद्यार्थियों। और हम अगली क्लास के अंदर एक एक अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इन्हें जरूर नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। ये पहले की पृष्ठभूमि अगर हमें याद होगी तो हम आसानी से टॉपिक को क्लियर कर सकेंगे। बता दो कैसी लगी आज वाली क्लास, है ना बहुत ही मजेदार, रोचक और महत्वपूर्ण। कई दिनों से आपके दिमाग में ये विचार था कि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं। आज तो क्लियर हो गया होगा ना कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते किसे हैं और इसकी परिभाषा क्या है और इससे जुड़ी हुई पृष्ठभूमि क्या है और कंपटीशनों में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। इन्हें जरूर नोट किया होगा आपने प्यारे विद्यार्थियों। फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि सफलता के लिए अच्छी मेहनत करना बहुत जरूरी है। उस मेहनत में कोई
कमी नहीं रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों। सफलता के लिए मैंने 3 नियम बताए, उनके ऊपर चलो तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, और मेरा वादा भी है। याद रखना, खुद से वादा, मजबूत इरादा, मेहनत ज्यादा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आज वाली क्लास आपको? पहले आपने बोर्ड के माध्यम से अच्छे प्रकार से समझा, अगर वहां पे भी कुछ कमी रह गई हो तो मैंने नोट्स के माध्यम से भी आपको समझाने की पूरी कोशिश की है प्यारे विद्यार्थियों। तो जहां तक मेरे को विश्वास है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने राज्य के नीति निर्देशक टॉपिकों के ऊपर विस्तार से चर्चा की, किस तरीके से भारतीय संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, आई बात समझ में आपके? तो हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेदों पे, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो 16 कुल अनुच्छेद हैं, हालांकि उसके अंदर और भी भाग बने हुए हैं, उनको एक एक को हम विस्तार से देखेंगे, क्रम से और शब्द से, जो आगामी कंपटीशनों में आने वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। प्यारे विद्यार्थियों मैं कहता भी हूं ना कि सदा खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, कभी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, रिस्क जरूर लेनी है, क्यों? रिस्क के बिना कोई भी काम नहीं होगा। जो बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, उन्होंने रिस्क ली है, तभी तो वो सफल हुए हैं और दुनिया को बदलने का जज्बा, जोश, जुनून रखा था। तो इसलिए रिस्क तो आपको भी लेनी होगी, अच्छी तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों, खुद से वादा करो, अच्छी मेहनत करो और इतने जोश, जज्बे और जुनून के साथ मेहनत करो। तो कहने का सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं तो बस आपको यही कहूंगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देवे। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बहुत कम विद्यार्थी हमारी क्लास को देख रही हैं, तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले, तो उन तक पहुंचा दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इससे जुड़े हुए आगे हम केस भी देखेंगे। हालांकि जो सर्वोच्च न्यायालय के केस, विवाद या निर्णय ना, उसके सन को लेकर के भी डाउट हो जाता है, लेकिन वो केस चलता है। मान लो 1950 में तो उसका निर्णय 1952 में आता है, तो दोनों ही बातें सही है। पेपर में कौन सी दी जाती है? 1950 है तो भी सही है और 52 है तो भी सही है, क्योंकि कई निर्णय वो लंबे चलते हैं, साल, 2 साल, 3 साल के बाद में। तो कुछ बुक्स है वो तो 1950 बता देगी, कुछ बुक है वो 1952 बता देगी। तो हाँ, कुछ की फिक्स है, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद है, उसकी तो 1973 सही है। वही मिनरा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद है 1980, लेकिन कईयों में डाउट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, दोनों ही सन है वो सही मानी जाएगी। आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के और मूल अधिकारों को लेकर के, दोनों को लेकर के कई महत्वपूर्ण विवाद हुए हैं कि मूल अधिकार बड़े हैं या राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं। हम अगली क्लास के अंदर विस्तार से चर्चा भी करेंगे और उसके बाद में अगली क्लास में हम देखेंगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में अंतर देखेंगे, अति महत्वपूर्ण एक नजर में। तो प्यारे विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला है और ये वीडियो देखा है, सुना है और समझा है। ठीक है ना? पल्ले पड़े हो तो है ना कुछ, आज बता दो मेरे को। एकदम साधारण भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, इसलिए मेरे को तो ये विश्वास है कि आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में
आ गया होगा। हाँ, अगले वीडियो में हम अनुच्छेदों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक ओके, जय हिंद, जय भारत।